बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। मैं आपका एसजे सर। तो आज बच्चों हम क्लास 9th जो हम साइंस का फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ, इस वीडियो में उसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और अगर आपने इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और आओ शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका पेज नंबर 4 का है चैप्टर का, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, शीतल पेय और इत्र ज्ञान। तो अब आपको पता है पदार्थ क्या होते हैं? जो स्थान घेरते हैं, मतलब जिनका एक आयतन होता है और एक भार होता है, या मास आप जिसे कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। तो द्रव्यमान और आयतन जिसे हो, जिस चीज़ में हो, उसे हम कहते हैं पदार्थ। ये दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ध्यान से देखो, कुर्सी, तो कुर्सी का आयतन होता है, जगह घेरती है कुर्सी, उसका द्रव्यमान होता है, तो बिल्कुल ये है। वायु, हवा जो है आपको दिखाई तो नहीं देती, परंतु उसका द्रव्यमान और आयतन दोनों होता है, तो वो भी है। स्नेह, अब स्नेह क्या है? किसी का आपके प्रति लगाव, तो ये एक भाव है, तो इसका ना ही द्रव्यमान होता है ना ही आयतन होता है, तो इसलिए ये एक पदार्थ नहीं है। दूसरा है गंध, गंध भी एक पदार्थ नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब कोई गंध अच्छी है बुरी है वो आप नहीं कह सकते हो, तो उसका द्रव्यमान और आयतन से उसको आप नहीं माप सकते हो। घृणा, घृणा भी क्या है? एक एहसास है, ये भी एक तरह से आपका पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसका द्रव्यमान और आयतन में नहीं है। बादाम जो है, अब बादाम एक पदार्थ है, क्योंकि इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, आयतन भी होता है। विचार, अब आप जो सोचते हो उसका कोई द्रव्यमान है? बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं है आपका। फिर है शीत या शीतल पेय, ये शीत है, शीत का मतलब होता है ठंड लगना, तो ठंड भी नहीं है आपका। फिर है शीतल पेय, शीतल पेय मतलब ठंडा पानी, तो ठंडा पानी बिल्कुल आपका एक, क्योंकि पानी का कुछ आयतन होता है, द्रव्यमान भी होता है, तो इसलिए ठंडा पानी जो है वो एक पदार्थ है। सुगंध, जैसे कि गंध नहीं है तो सुगंध भी नहीं है, तो इन चारों में से सिर्फ 4 आपके पदार्थ हैं, कुर्सी, वायु, बादाम और शीतल पेय। ये पहला क्वेश्चन था आपका पेज नंबर 4 पे। इसी में दूसरा क्वेश्चन है आपका कि गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर तक आपके पास पहुंच जाती है, कई मीटर दूर से ही, लेकिन ठंडे खाने की महक आपको उसको लेने के लिए पास जाना पड़ता है। तो ये पता है आपको कि जो महक आती है वो किस वजह से आती है? जो पदार्थ के कण हैं वो वायु में गति करते हैं, और जब वो गर्म रहते हैं तो उनके कणों में गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण उनकी दूरी जल्दी, क्योंकि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो आसानी से ट्रैवल कर लेते हैं, आसानी से फैल सकते हैं। और यही कारण है कि गर्म खाना, क्योंकि उसमें ऊर्जा होती है उसके कणों में और वो जल्दी फैलता है, और इस कारण से दूर से ही आपको उसकी महक आने लगती है। लेकिन ठंडे खाने में गतिज ऊर्जा कम होती है कणों की, और वो हमारे पास नहीं पहुंचता। अब स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काटता है, अगर कभी स्विमिंग पूल में देखो तो आप भी अगर स्विमिंग करो या तैरो तो आप देखते हो ना, आप पानी को काटते हो अपने हाथों से, तो कैसे कट सकता है? तो क्या होता है, उनके बीच रिक्त स्थान, अगर आप टेबल में फंसे हो तो टेबल में आप अपना हाथ उसको काट सकते हो नहीं, क्योंकि उनके बीच में रिक्त स्थान ना के बराबर होता है। तो पदार्थ का कौन सा गुण ये प्रदर्शित करता है? तो ये करता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यह ठोस नहीं है, और पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होता तो पानी को नहीं काट पाता। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो पहला, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, गतिशील होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं, और इनकी गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ने पर बढ़ जाती है। ये टोटल 5 आपके इम्पॉर्टेंट विशेषताएं हैं। इसको, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से अच्छे से समझ लो, एक ना एक नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है। अगला क्वेश्चन पेज नंबर 6 पे है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई को घनत्व कहते हैं, या हिंदी में इसको कहते हैं डेंसिटी। डेंसिटी या घनत्व होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम, या द्रव्यमान, और नीचे होता है आपका आयतन। तो अब आपको इसमें बताना है
बढ़ते हुए घनत्व के क्रम में आपको इसको प्रदर्शित करना है। अब जैसे वायु, चिमनी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। तो अब हम अगर वायु की बात करें तो वायु का घनत्व सबसे कम होता है, ठीक है। तो वायु का घनत्व सबसे कम हुआ। अब उसके बाद चिमनी का धुआं, शहद, जल, रुई और लोहा, अगर आप देखें तो इसमें यही एक गैस है, तो गैस का सबसे कम होता है घनत्व। तो वायु के बाद आ गया चिमनी का धुआं, क्योंकि उसमें कुछ जो अशुद्धियाँ होती हैं। वायु तो पूरी तरह से साफ़ है, तो उसमें कुछ अशुद्धियाँ, कुछ डर्ट के पार्टिकल्स, ये सब उसमें चले जाते हैं, ठीक है। कुछ धूल के कण उसमें चले जाता है, उसका जो द्रव्यमान है थोड़ा बढ़ जाता है, इस वजह से वायु से अधिक घनत्व होता है उसका। फिर उसके बाद अगर हम देखें इसमें शहद, जल, चौक, रुई, लोहा, तो सबसे पहले आप ठोस देखो इसमें कौन सा। लोहा ठोस है, रुई ठोस है, चौक ठोस है, और शहद और जल ये दोनों तरल है या द्रव्य है। तो अब इन दोनों में पहले देखेंगे तो पहले जल जो है ज़्यादा गाढ़ा कौन होता है, शहद। जल कम होता है, तो इसलिए जल का घनत्व। इसके बाद और लेकिन जल से पहले एक रुई का घनत्व आएगा, ठीक है। रुई का घनत्व जो है, क्योंकि रुई बहुत हल्की होती है तो आयतन ज़्यादा घेरती है और द्रव्यमान कम होता है, तो दोनों का रेशियो रुई का सबसे कम होता है। और रुई के बाद पानी, और पानी से थोड़ी गाढ़ी होती है शहद, शहद के बाद चौक, और सबसे अधिक भारी जो लगेगा आपको वो लोहा। तो ये आपका बढ़ते हुए घनत्व का क्रम है। बढ़ते हुए घनत्व का क्रम हो गया आपका चिमनी, फिर रुई, पानी, शहद, चौक, लोहा। ये आपको आंसर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध करना है कि दृढ़ता, संपीड़ितता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार एवं गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। तो पहले तो आप अंतर को बताना है कि गुणों में क्या क्या अंतर है। तो अब जितने 6 पैरामीटर से अगर हम देखें पदार्थ के गुण, ठोस, द्रव और गैस, तो सबसे पहले आकार के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ है आपका आकार। तो आकार के हिसाब से अगर देखें तो इसको आकार लिख लेना, ये आकार है। तो आकार के हिसाब से अवस्था, अगर आकार को हम पैरामीटर ले तो आपको पता है ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव अनिश्चित होता है, गैस का निश्चित होता है। आयतन के आधार पे ठोस निश्चित है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, और गैस का आयतन अनिश्चित होता है। सीमाएं अगर देखें तो ठोस की सीमाएं स्पष्ट होती हैं, द्रव की सीमाएं और गैस की सीमाएं अस्पष्ट होती हैं, क्योंकि ये द्रव तो जिस बर्तन में रखा जाए उसमें उसका आकार ले लेती है, और गैस भी जिस बर्तन में रखा जाए पूरी तरह से उसको भर देती है। संपीड्यता, तो आपको पता है ठोस जो है वो बहुत ही कम संपीड़ित हो सकती है, तो नगण्य, ना के बराबर है। और द्रव भी बहुत कम संपीड़ित होती है, और अधिकतम संपीड़न होता है गैस में। गतिज ऊर्जा, अब उनके कणों के बीच बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है ठोस में, मध्यम होती है द्रव में, और अधिकतम होती है गैस में। उसका कारण क्या है, इसमें जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक होता है, इसमें आकर्षण मध्यम है, और इनके कणों के बीच आकर्षण बल, आपके गैस के में कणों के बीच आकर्षण बल न्यूनतम होता है। और विसरण कि वो कैसे आसपास फैल पाते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं फैल सकते, और ये बहुत मध्यम गति से फैलते हैं। और सबसे अधिकतम विसरण जो आसानी से विसरित हो जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें सबसे अधिकतम गैस का होता है। तो इन 6 पैरामीटर्स पे आप इसमें अंतर बता सकते हो। उसके बाद जो ये गुणों के आधार पे अगर आपको बताना हो, सबसे पहला है दृढ़ता। तो आपको पता है दृढ़ता मतलब जो कठोर हो, तो दृढ़ का मतलब होता है ठोस, तो बाह्य बल लगाने से जिसकी आकृति में बदलाव ना आए। तो ठोस पदार्थ सबसे अधिक दृढ़ होते हैं, और उनके कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे कम होता है, कारण ये है। संपीड़ितता आपको पता है गैसों में अधिकतम होती है, क्योंकि उनके अणुओं के बीच सबसे अधिक रिक्त स्थान होता है, इसलिए उसे आसानी से दबाया जा सकता है। लेकिन ठोस और तरल के बीच की दूरी कम होती है, इसलिए उसमें संपीड़ितता ना के बराबर, नगण्य होती है, और इसलिए ठोस और द्रव को आसानी से दबाया नहीं जा सकता। तीसरा है तरलता। तरलता पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह आसानी से बह सकता है, जैसे पानी बह सकता है, गैस भी फ्लो कर सकता है। तो तरलता की मात्रा में ठोस तो बिल्कुल नहीं बह सकता, गैस सबसे अधिकतम, और द्रव जो है उसके बाद।
तो द्रव में मध्यम तरलता होती है, गैस सबसे ज़्यादा अधिक तरीके से फ्लो करता है। उसके बाद बर्तनों में गैस का भरना, अब आपको पता है गैस के कणों के बीच दूरी अधिक होती है, इसलिए जैसे हम उसे किसी बर्तन में रखते हैं उसके पूरे दीवारों को भर लेता है, उस पूरे बर्तन को भर लेता है। और क्योंकि इसका आयतन भी फिक्स नहीं होता, आयतन भी स्थिर नहीं होता और निश्चित होता है, इसीलिए जिस बर्तन में रखे हो जाए उसका आयतन ये ले लेती है। लेकिन द्रव का आयतन निश्चित होता है, इसलिए जितना द्रव का आयतन फिक्स है, अगर मान लो एक बोतल में हमने आधा बोतल पानी रखा है, अगर पानी से वो बोतल आधा ही भरा है तो उसका कारण क्या है कि उस पानी का उतना ही आयतन है। उसको अगर छोटे बोतल में डालोगे तो हो सकता है पूरा भर जाए, और बड़े में डालोगे तो और कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप गैस की बात करो तो वो गैस सब में बराबर तरीके से जिसमें रखो पूरी तरह से उसमें भर जाती है। अगला है गतिज ऊर्जा। अगर हम गतिज ऊर्जा की बात करें तो अणुओं की गतिज ऊर्जा ठोस में सबसे कम और द्रव और गैस में अधिकतम होती है, उसके बाद उससे कम होती है द्रवों में, और सबसे कम गतिज ऊर्जा होती है ठोस में। इसीलिए ठोस के कण बहुत, और कारण क्या होता है गतिज ऊर्जा कम होने का, क्योंकि उनके कण एक दूसरे को बहुत आकर्षित करके रखते हैं। और घनत्व ठोस का सबसे अधिक होता है, द्रव का औसत और गैस में सबसे न्यूनतम घनत्व होता है। अब यही जो हमने अभी पढ़ा कि कारण बताना है, गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बहुत कम होता है, जिसके कारण बहुत अधिक रिक्त स्थान हो जाता है, और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण गैस पूरी तरह से उस बर्तन को भर देती है। दूसरा क्वेश्चन है, गैस बर्तन की दीवारों पर दबाव डालती है। इसका भी यही कारण है कि अत्यधिक गतिज ऊर्जा के कारण गैस के अणु बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, जिस कारण बर्तन की दीवारों पर दबाव पड़ता है। तीसरा है, लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है क्योंकि इसका आकार और आयतन निश्चित होता है, क्योंकि इसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये था ना। चौथा क्वेश्चन है, हवा में हम आसानी से अपना हाथ चला सकते हैं लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में नहीं। यही जो अभी हमने स्विमिंग वाला किया था, क्योंकि उसके अणुओं के बीच रिक्त स्थान हवा में सबसे ज़्यादा होता है और ठोस में बिल्कुल सबसे कम होता है, इसलिए आसानी से उसमें हम अपने हाथ नहीं चला सकते, काट पाना आसान नहीं होता। अगला है, सामान्य ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा। हाँ, घनत्व का अगर आप देखो, दो पदार्थों में जिसका घनत्व कम होता है वह पदार्थ अधिक घनत्व वाले पदार्थ के ऊपर तैरने लगती है। तो अब बर्फ़ का घनत्व जल से कम होता है, और जल से कम घनत्व होने के कारण ही बर्फ़ का टुकड़ा तैरता है। और उसका कारण क्या है कि जब हम जल से बर्फ़ बनाते हैं, जल से जल बर्फ़ बनता है, तो उस केस में क्या है, उसके बीच में जल में बहुत सारी हवा रहती है। तो जब बर्फ़ में वो परिवर्तित होती है तो हवा के जो अणु है वो उसके रिक्त स्थान में कैद हो जाते हैं, और इस वजह से उसका वजन वो हल्का कर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन पेज नंबर 9 पे है। इसमें तापमान को आपको सेल्सियस में बदलना है। जैसे 300 केल्विन, अब आपको पता है अगर सेल्सियस से केल्विन में करना है तो आपको 273 ऐड करना होगा, प्लस करना होगा, और अगर केल्विन से सेल्सियस करना है तो आपको 273 को माइनस करना होगा, -273। ठीक है, बस यही दो चीज़ आपको याद रखनी है। अब 300 केल्विन से सेल्सियस में बदलना है तो इसमें से 273 माइनस कर दो, तो जब 273 माइनस करोगे तो इसका आ जाएगा 27 डिग्री। 573 में से 273 माइनस किया तो आपका आ जाएगा 573 माइनस 273, यह आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। अगला है, आपको इसमें जल की भौतिक अवस्था बतानी है, क्या होगी। अब आपको जल के बारे में अगर पता हो तो जल जो है वो उसका जो बर्फ़ जमना शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका गलनांक या हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और द्रव अवस्था में जो है वो क्वथनांक इसका 100 डिग्री सेल्सियस है। तो 0 से लेकर 100 तक बीच में वो द्रव होती है, 100 पे गैस में और 0 से कम पे ठोस में परिवर्तित हो जाती है। तो अब है 250 डिग्री, तो ये तो 100 से ज़्यादा है तो ये वाष्पित हो जाएगी, और 100 डिग्री पे ये जल और वाष्प दोनों अवस्था में होगी। वह क्वथनांक है तो वह उस स्थिति में जल से वाष्प में परिवर्तित हो रही होगी। अगला है, किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। क्योंकि जो दी गई ऊष्मा है वो गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है, और वो उसके कणों के बीच जो आकर्षण बल है उसको तोड़ने में खर्च हो जाती है, इसलिए तापमान को नहीं बढ़ा पाती।
वायुमंडलीय गैसों को द्रव में परिवर्तित करने की कोई विधि अगर आपको बतानी हो तो दो तरीके हैं। उनके गैस के अणुओं के बीच अगर आप दबाव बनाओ तो पास आ सकते हैं, और जैसे ही पास आएंगे उनके अणुओं के बीच आकर्षण बल बढ़ेगा और वो द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे। और दूसरा है कि ठंडा कर दे, टेम्परेचर अगर जैसे ही कम करेंगे उनकी गतिज ऊर्जा कम होगी और कम होते ही वो द्रव में परिवर्तित हो जाती है। अब ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं बच्चों, इसको अच्छे से कर लेना। अब आपको क्या करना है, केल्विन से सेल्सियस, जैसे हमने पढ़ा है केल्विन से सेल्सियस है तो यहाँ पर आपको सब में से 273 माइनस करना है। तो 293 में 273 माइनस करोगे तो आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। 470 में माइनस करोगे तो देखो 0 में से 3 गए 7 और 6 में से 7 गए 9 और 3 में से 2 गया 1, तो इसका आ जाएगा 197। तो दूसरे का हो जाएगा 197 डिग्री सेल्सियस। अब है इसको केल्विन में करना है तो आप क्या करोगे, 273 ऐड कर दोगे, तो इसमें से 273 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8 298, और इसमें अगर 273 ऐड करोगे तो ये 373 में 273 है। ये ध्यान रखना है 373 केल्विन नहीं है, सेल्सियस है, कंफ्यूज करने के लिए आपको ये दिया हुआ है। जब इसमें ऐड करोगे तो ये 3 3 6 7 7 14 और 3 2 5 और 1 6, तो 646 केल्विन हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना, देख लो यही आंसर होगा। अब अगला है, इस अवलोकन हेतु कारण बताना है आपको। नेफ्थलीन को अगर हम रखे रहने दें तो कुछ समय बाद ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। तो क्यों? क्योंकि नेफ्थलीन की जो उनमें क्या होता है, उदर्वपातन का गुण होता है। ठोस से वो द्रव में परिवर्तित हुए बिना वो वाष्पित हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उदर्वपातन होता है ये। और उदर्वपातन मीन्स ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना। दूसरा है, हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे क्यों पहुंच जाती है। अब आपको पता है जो इत्र की गंध है वो हमें दूर बैठे क्यों पहुंच जाती है, क्योंकि इत्र जैसे ही आप यूज़ करते हो उसका क्वथनांक बहुत कम होता है, वो तुरंत वाष्पित हो जाता है और वाष्पित होने के कारण गैस में परिवर्तित हो जाता है और गैस के अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा अधिक होती है और इस वजह से बहुत विसरण सबसे अधिक होता है, फैल जाती है सबसे जल्दी गैस के कण और इसलिए इत्र की खुशबू हम तक आ जाती है। तो इत्र की गंध दूर क्यों पहुंच जाती है, क्योंकि इत्र का क्वथनांक बहुत कम होता है। और इत्र ही नहीं, अगर आप अल्कोहल लो, पेट्रोल लो, इन सब की खुशबू जल्दी दूर तक पहुंच जाती है क्योंकि इन सब का क्वथनांक बहुत कम होता है और इससे वाष्पीकरण की दर बहुत अधिक होती है और आसानी से वायु में विसरित हो जाती है और इसकी गंध बहुत दूर बैठे हमारे पास पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन है, इन पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम पहले देखें चीनी, जल और ऑक्सीजन, तो अब आपको पता है ये ठोस है, ये आपका ऑक्सीजन गैस है और जल जो है वो द्रव है। तो आप सीधा बता सकते हो कि आपका आकर्षण के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे अधिक ठोस में होता है तो बी सबसे अधिक है, उसके बाद द्रव में तो ए और उसके बाद सी ऑक्सीजन। ये आपका उसका ऑर्डर हो जाता है। तो ऑक्सीजन से ज़्यादा जल और जल से ज़्यादा चीनी। अब इसमें आपको बताएं पदार्थ की भौतिक अवस्था इनमें क्या हो गया। जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन टेक्स्ट में भी किया था कि जो जल है वो 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो द्रव अवस्था में होता है। 0 से कम में ठोस में आ जाता है और 0 से अधिक में 100 से अधिक में ये गैस अवस्था में आ जाता है। तो अब हमको यहाँ देखना है 25 डिग्री, तो 25 डिग्री आपका 0 से 100 में आता है तो ये होगा द्रव। फिर है 0 डिग्री, तो इसमें ठोस और द्रव दोनों होगा क्योंकि 0 डिग्री क्या है, हिमांक और गलनांक दोनों है और 100 डिग्री पे भी ठोस और द्रव दोनों अवस्था में होगा। तो अगर एक अवस्था माने तो हम ठोस मानेंगे इसमें और एक अवस्था माने तो वाष्पित। तो 25 डिग्री पर भौतिक अवस्था द्रव, 0 डिग्री पर ठोस और 100 डिग्री पर गैस। अगला है पुष्टि हेतु कारण देना है। जल कमरे के ताप पर द्रव है, कमरे का ताप लगभग कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस और जल का हिमांक और क्वथनांक के बीच ये टेम्परेचर है, इसीलिए ये द्रव है। लोहे की अलमारी कमरे के ताप पर ठोस क्यों है, क्योंकि जो लोहे का क्वथनांक है वो बहुत अधिक होता है और इसीलिए वह ठोस है और आकर्षण बल भी अधिक होने के कारण ये दृढ़ होते हैं और इसका आकार निश्चित होता है, इसीलिए ठोस है।
दूसरा है 273 केल्विन। 273 केल्विन का मतलब है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ को ठंडा करने तथा इसी तापमान पर ठंडा करने पर शीतलता का प्रभाव अधिक क्यों होता है? तो आपको पता है बर्फ़ को अगर हम ठंडा करें और जल को अगर ठंडा करें तो बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा अधिक होने के कारण उसी तापमान पर जल की अपेक्षा अधिक शीतलता का प्रभाव देती है। बर्फ़ में से पहले कन्वर्ट होता है आपका जल में, तो उस दौरान जो ऊष्मा निकल रही होती है तो वह आपकी गुप्त ऊष्मा होती है, इस वजह से अधिक ठंडक देती है। तापमान में फ़र्क नहीं आता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी ठोस से द्रव में आएगी तो उसको ऊष्मा क्या कहते हैं देना पड़ेगा, और जब भी द्रव से ठोस में जाएगी तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। अब उबलते हुए जल तथा भाप में जलने की तीव्रता किसमें महसूस होती है? यही सेम कारण से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है जल की अपेक्षा, तो इसलिए भाप में उबलते हुए जल की अपेक्षा अधिक जल तीव्रता महसूस होती है। अगर आप कभी आपने देखा हो भाप के सामने आपका हाथ आ जाए तो बहुत ज़्यादा जल जाता है। अब आपका ये अंतिम क्वेश्चन है, इसमें ABCDEF परिवर्तन का अवस्था परिवर्तन को नामांकित करना है। अब अगर इसमें ध्यान से देखो क्या कहा गया है, ए जो है ए से ठोस से द्रव में आता है, ठीक है। ए जो है ये ठोस से द्रव में आ रहा है, तो ए को हम क्या कहेंगे? जब ठोस से द्रव में कोई अवस्था चेंज होता है तो उसे हम कहते हैं ये गल रही हैं, तो द्रव में परिवर्तित हो रही हैं, तो इसको हम कहते हैं द्रवण, लिक्विफिकेशन। और जब ये द्रव से ठोस में परिवर्तित हो रही हैं तो उन्हें कहते हैं, वो हो जाएगा आपका जमना, या अगर आप उसको वैसे साइंटिफिकली लिखना चाहो तो हिमीकरण। हिम ठंडे के लिए कहते हैं ना, तो फ्रीजिंग, तो हिमीकरण। उसके बाद अगर आप देखो गैस, द्रव से गैस, तो द्रव से गैस होता है वाष्पन, बी हो जाएगा आपका वाष्पित हो रही हैं, तो ये वाष्पन हो जाएगा। और गैस से द्रव जो बनती है तो हो जाता है संघनन, ठीक है। ठंडा होने पर पानी की बूंदे में कन्वर्ट हो जाती है ना गैस, तो उसी को संघनन कहते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें, यहाँ है आपका ऊष्मा में वृद्धि और ऊष्मा में कमी से दाब में वृद्धि, ई और एफ। तो अगर ऊष्मा में वृद्धि हो और प्रेशर में कमी आ जाए, मतलब दाब में कमी आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? इसमें क्या कहा गया, देखो ठोस से सीधा गैस में आया तो ये है आपका ऊर्ध्वपातन, ये होता है आपका ऊर्ध्वपातन, तो ई है आपका ऊर्ध्वपातन। और गैस से ठोस में ये भी आपका ऊर्ध्वपातन, इसको दोनों को हिंदी में ऊर्ध्वपातन ही कहते हैं, तो ये ध्यान रखना। तो अगर आप आंसर देखना चाहो तो पहला है द्रवण, ए द्रवण, बी वाष्पन, यहाँ से ये वाष्पन, सी ये जो है आपका संघनन, डी है आपका जमना या हिमीकरण, ई है आपका ऊर्ध्वपातन और पांचवा भी ऊर्ध्वपातन। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आपके लिए 2-3 क्वेश्चन है, इसका आप क्वेश्चन का आंसर करो कमेंट बॉक्स में कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं होती है पदार्थ की। पानी का क्वथनांक क्या होता है, ये आप सेल्सियस और केल्विन दोनों में लिखना है आपको। और पदार्थ की 3 अवस्थाएं लिखनी है, 2 और अवस्थाएं आपको बताई गई हैं, तो वो चाहे तो वो, लेकिन अभी आपको 3 अवस्थाओं के बारे में लिखना है। और दूसरा पदार्थ के, और इसमें दोनों लिखने की, 3 और 2 पाँचों लिखने की कोशिश करो। और है दार्शनिकों ने भारत को किन 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया था, ये भी बताया गया है आपको लेक्चर, जो थ्योरी वाला लेक्चर है। और थ्योरी वाला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पर आप क्लिक करो और इस थ्योरी वाले लेक्चर को देख सकते हो। इसी वीडियो के साथ अभी आ जाएगा लिंक, और इसको आप क्लिक करके देख सकते हो पूरा थ्योरी, फिर यहाँ वीडियो आप क्वेश्चन आंसर्स के देख सकते हो। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस क्वेश्चंस को कमेंट करो आंसर्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, नहीं किया है तो कर लो, और अपने दोस्तों तक शेयर करो इस वीडियो को। एंड ऑल द बेस्ट।